नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। भोपाल के बोट क्लब से हमारी इस खास पेशकश नहले पे दहला में आपका स्वागत है। आज नहले पे दहला की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव पर सीधा असर डाल सकती है। दरअसल इंडिया न्यूज के पास अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज ये साबित करते हैं कि इस घोटाले में दलाली खाई गई थी। जाहिर सी बात है, ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में अब गहरा असर डाल सकता है। इंडिया न्यूज के पास अगस्ता वेस्टलैंड केस का वो एक्सक्लूसिव पेपर है जो यूपीए सरकार के कई मंत्रियों की पोल खोलता है। हम आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के बिचौलिया मिशेल से पूछताछ के आधार पर उसने जो खुलासा किया, उसके दस्तावेज इंडिया न्यूज को मिले हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक अगस्ता डील के पीछे यूपीए सरकार के कई मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं और उन पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस डील का विरोध किया था, लेकिन उनको डील पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री को इस डील की प्रक्रिया से अलग रखा गया। दस्तावेजों के मुताबिक डील में शामिल एजेंटों ने ब्रिटिश हाई कमीशन को भी डील में शामिल करने की कोशिश की थी। ब्रिटेन के मंत्री के जरिए यूपीए के मंत्रियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। अगस्ता डील में ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री जेफ हून के जरिए इस डील को आगे बढ़ाया गया था। दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि कंपनी ने उस वक्त भारत सरकार में प्रभावी लोगों की लिस्ट बनाई थी, जिसके जरिए इस डील को पास कराने की कोशिश की जानी थी। इस दस्तावेज में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सन ऑफ इटालियन लेडी का भी जिक्र है। हैरत की बात यह है कि अगस्ता डील में शामिल बिचौलिए सीधे एनएसए, एसपीजी, डिफेंस और रॉ के अधिकारियों पर पैनी नजर बनाए हुए थे। दिसंबर 2018 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में एक बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। कहा था हेलीकॉप्टर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? हजारों करोड़ का घपला हुआ था कि नहीं हुआ था? देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, और वो चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। भाइयों बहनों, हम लगे सरकार में आने के बाद सारी फाइलें, कागजें पता नहीं कहां कहां लगा दिया था। शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब जानिए कि इंडिया न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव दस्तावेज है, उसके मुताबिक बिचौलिया मिशेल की अगस्ता डील में क्या भूमिका रही। इंडिया न्यूज को मिले दस्तावेजों के मुताबिक क्रिश्चियन मिशेल सन 2008 और 9 में अपनी कंपनी को अगस्ता वेस्टलैंड डील के बारे में सभी अपडेट्स दिया करता था। इन अपडेट्स में वो यूपीए के मंत्री और आला नेताओं से मुलाकात का जिक्र किया करता था। ये अपडेट्स वो ईमेल के जरिए भेजा करता था। इंडिया न्यूज के पास जो दस्तावेज हैं, उसके मुताबिक मिशेल ने 15 मार्च 2008 से 12 अगस्त 2009 के बीच अगस्ता डील से जुड़ी जानकारी अपनी कंपनी के लोगों को दी थी। 15 मार्च 2008 को मिशेल ने ईमेल में लिखा था, जैसा कि मिसेज गांधी वीआईपी की अगवा हैं जो कहीं भी MI8 में उड़ान नहीं भर सकती। मिसेज गांधी और उनके करीबियों को हाई कमिश्नर टारगेट कर सकता है। हमारी जरूरी राजनीतिक पहल को जल्द ही मीटिंग में रखा जाएगा और ये कैबिनेट को फैसला लेने में मदद करेगा। 26 जून 2008 को मिशेल ने अपनी कंपनी को ईमेल किया, पिछले 10 दिनों में हम राजनीतिक मदद से काम कर रहे हैं। हमने बिल्कुल सही तरीके से 10 दिनों में 5 मीटिंग की है। हमारे पास बातचीत के लिए वक्त की कमी है, जिससे हमारी स्थिति कमजोर होती है। ये हमें कमजोर करता है। नतीजा ये है कि हम अच्छा और समय से सौदा करने के लिए समझौता कर रहे हैं। अगर हम सफल हो जाते हैं तो सौदे के दौरान जो भी समस्याएं आई, उनका समाधान हो जाएगा। 18 दिसंबर 2008 को क्रिश्चियन मिशेल ने ईमेल में लिखा था, मैंने उन राजनीतिक लोगों के साथ इस पर चर्चा की है जो शुक्रवार को हमारी मीटिंग के बाद सीएनसी की सिफारिश को पूरा करेंगे। मंत्री ने 6 जनवरी को स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। इसके बाद मिशेल ने 29 जुलाई 2009, 10 अगस्त 2009 और फिर 12 अगस्त 2009 को अपनी कंपनी को ईमेल लिखी और अगस्ता डील की पूरी डिटेल दी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है।
कांग्रेस इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा पर है, वहीं बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर हमलावर हो गई है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तथ्य को एस्टैब्लिश किया है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम में बहुत से मंत्री यूपीए के शामिल थे। मायने ये रखता है कि एजेंसीज अपना काम करे और न्याय हो और जो भी गिल्टी है वो पनिश हो और एक्सपोज हो। लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की 10 साल की यूपीए सरकार ने, आपको पता है कि कितने करोड़ों का, लाखों करोड़ों का गबन किया, और उसके बाद आज इस तरह से बात कर रहे हैं बगुला भगत की तरह कि बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। तो ये जो उनके करप्शन की गूंज है, उस गूंज की गूंज तो चुनाव में सबको पता लगनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से आज अपना पर्चा दाखिल किया। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी थी। इस दौरान राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी का उड़न खटोला वायनाड की धरती पर उतरा तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। राहुल के साथ थे उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। भाई बहन की जोड़ी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसके बाद राहुल गांधी वायनाड में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पहुंचे। राहुल ने लोकसभा चुनाव के नामांकन से जुड़ी तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया। इसके बाद वक्त था शक्ति प्रदर्शन का। राहुल और प्रियंका ने वायनाड में रोड शो के जरिए ताकत दिखाई। मिशन दक्षिण पर निकले राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा वो ये संदेश देने वायनाड आए हैं कि भारत एक है। I have come to Kerala to send a message that India is one country. South, North, East, West, Center is one country. I felt that there is an assault on the idea of Kerala, of the South, of the Northeast. There is an assault taking place by RSS, BJP, Narendra Modi. And I felt it was very important that I give a message to the country that I will stand for South India and for the Middle. प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी की जीत के लिए वायनाड के लोगों से अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे भाई सबसे भरोसेमंद और मेरे जानने वालों में सबसे साहसी, इनका ख्याल रखना, वो आपको निराश नहीं करेंगे। वैसे वायनाड राहुल का ख्याल जरूर रखेगा, इसलिए तो राहुल ने वायनाड को चुना है। दरअसल लेफ्ट के गढ़ केरल के वायनाड में कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन की मजबूत पकड़ है। यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट के बीच ही सीधा मुकाबला होगा। हालांकि एनडीए ने भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली को वायनाड से राहुल के खिलाफ मैदान में उतारा है। राहुल के आने से लेफ्ट में भी जबरदस्त हलचल है। लेफ्ट कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो लेफ्ट पर कोई पलटवार नहीं करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पता है कि सीपीएम अब उनके खिलाफ बोलेगी और हमले करेगी, लेकिन वो पूरे चुनाव अभियान के दौरान सीपीएम के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। राहुल के इस बयान के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि लेफ्ट के लिए अभी रास्ते खुले हुए हैं। वहीं राहुल के रोड शो के दौरान बैरिकेडिंग टूटने से हादसा हो गया। इस दौरान राहुल का रोड शो कवर कर रहे कुछ पत्रकार घायल हो गए। राहुल गांधी खुद पत्रकारों की मदद करते हुए नजर आए। वो उन्हें एम्बुलेंस तक छोड़ने भी गए। राहुल गांधी ने एक खास रणनीति के तहत वायनाड को चुना है। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वायनाड सीट पर वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि वायनाड से उसे गुड न्यूज जरूर मिलेगी। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट को ही क्यों चुना? क्या कांग्रेस की अप्रैल को वायनाड सीट पर वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि वायनाड से उसे गुड न्यूज जरूर मिलेगी। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट को ही क्यों चुना? क्या कांग्रेस की सत्ता का रास्ता केरल की वायनाड सीट से होकर गुजरता है? क्या है राहुल गांधी का वायनाड के जरिए दक्षिण प्लान? आइए अब आपको वो समझाते हैं। वायनाड की भौगोलिक स्थिति उसे काफी अहम बनाती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 450 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित वायनाड लोकसभा सीट 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमाएं साझा करती है। यानी राहुल गांधी चुनाव तो वायनाड में लड़ेंगे, लेकिन उनका असर सिर्फ केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भी होगा। यानी एक साथ 3 राज्यों में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है।
काली मिर्च के लिए मशहूर वायनाड के जरिए कांग्रेस दक्षिण में बढ़त बनाना चाहती है। वायनाड में हिंदू आबादी कुल 49.48% है, वहीं मुस्लिम आबादी 28.65% है। ईसाई समुदाय की बात करें तो उनकी जनसंख्या 21.34% है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कुल 13.25 लाख वोटरों में 56% यानी आधे से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां से राहुल गांधी के उतरने की वजह से उसे अल्पसंख्यकों के वोट एक तरफा मिलेंगे। इसीलिए तो पीएम मोदी ने राहुल के वायनाड जाने पर तंज कसा था। जहां पर मेजोरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन का नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ, जबकि दूसरी तरफ वामपंथी दलों के गठबंधन का नाम है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ। वायनाड यूडीएफ गढ़ है। केरल में कांग्रेस का ईसाई धर्म के लोगों में गहरा असर है, तो वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलमानों पर मजबूत पकड़ रखती है। इसलिए वायनाड में राहुल की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। उन्हें दिखाना है पूरे राष्ट्र में, दक्षिण में जहां पे भाजपा का अता पता नहीं है, लोगों की मांग है, तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए और मांग को देखते हुए मेरी शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि रिकॉर्ड बहुमत के साथ वो दोनों सीटें जीतेंगे। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एमआई शनवास यहां से विजयी हुए थे। 2009 में उनकी जीत का अंतर 1,53,439 था, लेकिन 2014 में यह घटकर सिर्फ 20,870 रह गया। 6 महीने पहले शनवास की मृत्यु के बाद ये सीट खाली पड़ी है। राहुल के वायनाड प्लान से दक्षिण में 3 काम होंगे। एक तो दक्षिण में सुस्त पड़ी कांग्रेस में नया जोश आएगा, दूसरा 3 राज्यों की लोकसभा सीटों पर कुछ असर तो जरूर होगा, और तीसरा लेफ्ट के गढ़ बन चुके केरल में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी की तरह दक्षिण के रास्ते को चुना है। क्या है गांधी परिवार का ये दक्षिण का रास्ता? आइए आपको समझाते हैं और बताते हैं कि दक्षिण के रास्ते के जरिए भारत पर कैसे राज करना चाहता है गांधी परिवार और कांग्रेस। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़के यूपी को साधा था। 2019 में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ दक्षिण को साधना चाहते हैं। दक्षिण भारत में लोकसभा की 130 सीटें आती, 130 सीटें किसी को भी दिल्ली की गद्दी पर पहुंचा सकती, इसलिए राहुल गांधी ने अपने पुरखों की राह पकड़ी। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी दक्षिण भारत में सत्ता की चाबी ढूंढने निकली। 1978 में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलुरु उपचुनाव में जीत हासिल कर अपनी वापसी का संकेत दिया था। इंदिरा 1977 के चुनाव में हारने के बाद चिकमंगलुरु सीट से संसद पहुंची थी। जब इंदिरा गांधी 1980 में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने में सफल हुई थी, तब उन्होंने आंध्र प्रदेश के मेडक और उत्तर प्रदेश में रायबरेली की सीटें जीती थी। इसके बाद इंदिरा की बहू सोनिया गांधी भी सास के नक्शे कदम पर चल पड़े। 1999 के चुनाव में सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी की सुषमा स्वराज को हराने के साथ ही अमेठी सीट भी जीती थी। हालांकि सोनिया ने बाद में बेल्लारी से त्यागपत्र दे दिया था। राहुल गांधी को भी वायनाड से इसी तरह के करिश्मे की उम्मीद है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमाओं से सटे वायनाड से 3-3 राज्यों में असर डाला जा सकता है। राहुल गांधी दक्षिण के रण में उतरकर वहां के राजनीतिक समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक दौर में दक्षिण भारत कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ कांग्रेस की जमीन खिसकती गई। ऐसे में राहुल दक्षिण के सियासी रण में खुद उतरकर अपनी सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश में है। खाते में हर महीने 6,000 का वादा कर राहुल ने गरीबों को साधने की कोशिश की है। वहीं किसानों के लिए अलग बजट और डिफॉल्टर होने पर क्रिमिनल केस न चलाने का वादा भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के किसानों को लुभा सकता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के SC/ST वोटों पर भी राहुल की नजर है। दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों में से साल 2014 में कांग्रेस को महज 19 सीटें ही मिली थी। इसलिए राहुल गांधी पर इस बार नतीजे बदलने की जिम्मेदारी है, इसलिए वो रण में उतर चुके हैं। राहुल गांधी वायनाड से पर्चा दाखिल कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में थी। अमेठी से उन्होंने राहुल गांधी पर जबरदस्त राजनीतिक हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना अमेठी की जनता का अपमान है।
अमेठी से करीब 2000 किलोमीटर दूर केरल के वायनाड में जब राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे थे, तब अमेठी में स्मृति ईरानी की आवाज गूंज रही थी कि वो लोग जो 15 साल से परिवार का नाम ले लेंगे। वायनाड में राहुल के लिए नारे लग रहे थे और अमेठी में स्मृति ईरानी 15 साल में राहुल के अधूरे काम लोगों को गिनवा रही थी। वो लोग जिन्होंने 15 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी अमेठी के परिवारों को विकास से वंचित रखा, आज उन लोगों की समझ में आया है कि 6 मई को अमेठी का नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा। 5वें चरण में 6 मई को अमेठी में मतदान होगा, जबकि वायनाड में उससे पहले 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी की कोशिश है कि राहुल के खिलाफ इतना प्रचार हो जाए कि अमेठी में राहुल की पराजय हो जाए। इसलिए राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को भी मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि राहुल का वायनाड से चुनाव लड़ना दक्षिण में कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी इसे अमेठी से जोड़कर राहुल पर निशाना साध रही है। 2014 में आपके सम्मुख कांग्रेस के नेताओं ने संकल्प लिया कि 10 साल से अनदेखी कर रहे हैं, इस बार हमका वोट दे दो, हम इस बार कम से कम विकास करेंगे। 14 से लेकर 19 हो गया, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, अमेठी का एक एक नागरिक गवाह है। छल के सिवा, बदहाली के सिवा लापता सांसद ने अमेठी को कुछ नहीं दिया। केवल एक अमेठी का ही चुनाव देखें तो स्मृति ईरानी जी से ज्यादा कमजोर राहुल जी को विपक्ष नहीं मिल सकता था। बिल्कुल ही चुनाव ही नहीं शुरू हो पाएगा और जिस दिन से पर्चे दाखिल होंगे उस दिन से ही 2-2.5 लाख के 3 लाख की लीड से ऊपर राहुल जी चलेंगे। स्मृति ईरानी पिछले बार भी राहुल के खिलाफ अमेठी से लड़ी थी और करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारी थी। लेकिन इस बार स्मृति हिसाब किताब बराबर करने की फिराक में है, इसलिए अमेठी के एक घर में कमरा किराए पर ले लिया है, जिसमें रंग रोगन का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन के दौरे के बाद से स्मृति ईरानी वोटिंग तक अमेठी के इसी घर में रहेंगी। दीदी यहाँ पे आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग मकान को पूरी तरह मेंटेन करवा रहे हैं। ये काम लगभग 2 महीने से चल रहा है। दीदी यहाँ पे आए हैं, लोग काफी खुश हैं। इतना तो तय है कि इस बार अमेठी की जंग दिलचस्प होने वाली है। हालांकि राहुल को अमेठी में हरा पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव। शायद इसी सोच के साथ स्मृति चुनावी मोर्चे पर जी जान से जुटी है। Brought to you by Sweet Millers X3, the 1 lakh kilometer tire. Associate sponsor, सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MTH पाव भाजी मसाला। पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल, एंटी एजिंग गुणों के साथ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल लगाओ, प्राकृतिक सुंदरता पाओ और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MTH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। सना हर्बल डेली रेमेडीज का प्रेमो मुकम्मल दिमागी टॉनिक, दिमागी ओवर और ज़हनी फरहत का वादा। ब्रेनो टॉनिक। बॉडी बन गई झरना, पंखे तू कुछ तो करना। पंखे व्हाट इज दिस, ओ पंखे व्हाट इज दिस। हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस। अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। सिम्फनी, सो कूल इज दिस। I can feel this special love like we do. Be nice, no scratches please. I can feel this special, I can say this true. Introducing the Suzuki Bergman Street, the special one. ये रोज कोनों में आएंगे ही, इसीलिए काला हिट का नया लाइन फ्रेश। रोज कोनों में लगेगा तो एक भी जानलेवा मच्छर नहीं बचेगा, बचेगी सिर्फ हिट लाइन फ्रेश की खुशबू।
चुनाव प्रचार चरम पर है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के कुछ कारोबारी चुनाव आयोग गए हैं। उनकी शिकायत इस बात को लेकर है कि सामान को मोदी ब्रांड का बनाकर बेचा जा रहा है। कहीं मोदी टोपी, कहीं टी शर्ट पर मोदी की तस्वीर, किसी सूट के डब्बे में मोदी का पोस्टर तो किसी साड़ी पर बीजेपी का कमल। चुनावी मौसम में बाजार में भी चुनावी रंग उतर आया है। देश के कई शहरों के बाजारों में बिकने वाले सामान के सहारे भी प्रचार किया जा रहा है। हालांकि ये पार्टियां करा रही हैं या कारोबारी अपनी मर्जी से पार्टियों की ब्रांडिंग कर रहे हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली के सरोजिनी नगर की मिनी मार्केट एसोसिएशन ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। एसोसिएशन का कहना है कि मार्केट में कपड़ों की पैकेजिंग सामग्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी का चुनाव चिन्ह और पार्टी के नारे छपे हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई करे। दिल्ली में छोटे बड़े कई मार्केट हैं, जहां ज्यादातर कपड़ा चांदनी चौक, गांधीनगर और गुजरात के सूरत से आता है। शिकायत के बाद सवाल उठने लगा है, कपड़ों के सहारे ब्रांडिंग का काम कारोबारी अपनी मर्जी से करवा रहे हैं या फिर बीजेपी की ओर से हो रहा है। हालांकि पार्टी के विज्ञापन के मामले में बीजेपी पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। चुनाव आयोग में कांग्रेस की तरफ से कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं, जिनमें नमो टीवी की लॉन्चिंग और मैं भी चौकीदार कैंपेन का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन पर होना शामिल है। हालांकि पीएम मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का मामला भी चुनाव आयोग पहुंचा था, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि उसे फिल्म को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेना है। सब तैयार। कल धारा 370 पर विवादित बयान देने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर देश विरोधी बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान की चारों तरफ घोर आलोचना हो रही है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर बेहद विवादित बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यदि कश्मीर से धारा 370 खत्म की गई तो भारत जम्मू कश्मीर में महज कब्जा करने वाली ताकत होगा। 2020 में आप 370 को खत्म करेंगे। अमित शाह साहब, महबूबा मुफ्ती आपसे कह रही है, जिस दिन आप 370 को खत्म करोगे, आप जम्मू कश्मीर में नाजायज कब्जा करने वाली ताकत बनोगे। बुधवार को भी मुफ्ती ने कहा था कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर भी अलग हो जाएगा। महाराजा हरि सिंह उन्होंने 370 के बारे में एक शब्द रखा जिसको शेख साहब ने एंडोर्स किया है, तो आज उनकी इस किस्म की बात कहना नाकाबिल बर्दाश्त है। मैडम, आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल जो है डेडलाइन होगी, तो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ अलहदगी की भी वही डेडलाइन होगी। दरअसल बीजेपी कह चुकी है कि साल 2020 तक धारा 370 की डेडलाइन होगी। वहीं कांग्रेस ने चुनावी वादा किया है कि सत्ता में आने पर धारा 370 नहीं हटाई जाएगी। दूसरी तरफ घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां भी धारा 370 पर खूब सियासत कर रही हैं। जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है। बेशक बाकी रियासत बिना शर्त करके हिंदुस्तान में मिल गए। बेशक हमने शर्तें रखी, हम मुफ्त में नहीं है। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। दरअसल वोटों की फसल काटने के लिए ये नेता देश विरोधी बयानबाजी से भी बाज नहीं आ रहे। घाटी के नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए धारा 370 को हटने नहीं देना चाहते। महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी हो, उसको इस बात को समझना चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था
और रहेगा। उसको कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा या उसमें अपना कुछ अलगाववादी नजरिया या तोड़ने का नजरिया अगर रखेगा तो निश्चित रूप से भारत की सरकार और देश की जनता पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार है कि कश्मीर के ऊपर कोई इसको तोड़ने की या अलग करने की सोच रखने वाले लोग वो इस देश के खिलाफ हैं। इस तिरंगे झंडे के साए में वो सांसद का चुनाव लड़ रही हैं और धमकी दे रही हैं। ये धमकी की भाषा देश स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जब तक एक कार्यकर्ता भी जीवित है, दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी या जम्मू कश्मीर के अन्य नेता क्या कह रहे हैं उसको बहुत तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी देश की अखंडता इतनी मजबूत है, संविधान इतना मजबूत है, जो भी काम होगा संविधान के अनुसार होगा और संविधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की इजाजत नहीं होगी। धारा 370 देश में चुनावी मुद्दा बन चुका है। कोई धारा 370 को खत्म करने का वादा कर रहा है तो कोई उसमें बदलाव ना करने की गारंटी दे रहा है। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में हर कोई अपनी कोटियां सेट करने की कोशिश में लगा है। चुनावी जंग में विपक्ष चुनाव आयोग पर हमेशा सवाल खड़े करता रहा है। कभी चुनाव आयोग पर भेदभाव करने का आरोप लगता है तो कभी सरकार को समर्थन करने का। इस बीच बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने चुनाव आयोग को 2 दिन जेल में डालने की धमकी दे डाली है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, लेकिन विरोधियों को घेरने के चक्कर में नेता कई बार विवादित बयान भी दे जाते हैं। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र के यवतमाल में जनसभा के दौरान सीधे चुनाव आयोग को ही धमकी दे डाली। हे सैन्याचाही बळी द्यायला निघालेत अशी असणारी परिस्थिती आणि इलेक्शन कमिशन म्हणतो पुलवामाबद्दल तुम्ही बोलायचं नाही। अरे आम्ही बोलू, तुझा अधिकार नाही आहे, आम्हाला बोलण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला आहे। आमची सत्ता येऊ द्या, त्या इलेक्शन कमिशनला 2 दिवस जेलामध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही हे लक्षात। चुनाव में नेता बयान देते हैं जनता को लुभाने के लिए या विवाद खड़े करने के लिए। खैर, चुनाव आयोग पर प्रकाश अंबेडकर की बातों से कांग्रेस इत्तेफाक तो नहीं रखती, लेकिन उसकी कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। लेकिन बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बयान को संविधान विरोधी बता रही है। किस तरीके से भेदभाव सामने दिखकर आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 1.8 करोड़ कैश रेड, मिडनाइट रेड में पाया जाता है। चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के कैंडिडेट के कॉन्वॉय से पाया जाता है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिक्चर रिलीज होने जा रही है नरेंद्र मोदी की जिंदगी को लेकर, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। नामो टेलीविजन चैनल आ जाता है बगैर किसी लाइसेंस के, रातों रात उभर कर आ जाता है प्रधानमंत्री के प्रचार में, उस पर कोई आपत्ति नहीं। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से हम अगर एक इश्तिहार निकालते हैं उस पर आपत्ति इलेक्शन कमीशन दर्शा रहा है, और यहाँ पे खुली छूट किसी भय के चलते या अंडरमाइन करते हुए के चलते उनको दी जा रही है। चुनाव आयोग भारत में नहीं विश्व में भी अपनी निष्पक्षता और कर्तव्यपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। प्रकाश अंबेडकर के ये शब्द संविधान विरोधी हैं, चूंकि ये एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग को खुली धमकी देने वाले प्रकाश अंबेडकर बाबा भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं। वही भीमराव अंबेडकर जिन्होंने देश का संविधान बनाया था और जिस संविधान के आधार पर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का गठन हुआ। बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग पर हमला करते वक्त प्रकाश अंबेडकर ये क्यों भूल गए कि उनका ये बयान सीधे तौर से संविधान पर हमले के तौर पर देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शख्सियत के मुरीद देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं। यूएई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। ये भारत और यूएई के मजबूत होते हुए संबंधों का परिचायक है। संयुक्त अरब अमीरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से नवाजेगा। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान
भारत और यूएई के रिश्तों को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री को जायद सम्मान का ऐलान खुद अबू धाबी के प्रिंस क्राउन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किया। प्रिय मित्र और भारतीय प्रधानमंत्री को जायद पदक प्रदान करके दोनों देशों के मित्रवत रिश्तों को मजबूत करने और भारत और यूएई के बीच सहयोग को नई पहचान देने से हम बेहद खुश हैं। आपको बताते हैं जायद सम्मान के बारे में, जिससे यूएई सरकार ने पीएम मोदी को नवाजा है। यूएई सरकार की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। यह किसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला अवार्ड। यूएई के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर इस अवार्ड को देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले जायद सम्मान से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, व्लादिमीर पुतिन, निकोलस सरकोजी, शी जिनपिंग और एंजेला मर्केल को दिया जा चुका है। यूएई का ये सम्मान ज्यादातर सुपर पावर देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मिला है, लेकिन पीएम मोदी का नाम अब इस अहम लीग में शुमार हो गया है। एक नजर डालते हैं मोदी सरकार में भारत और यूएई के बीच मजबूत होते रिश्तों पर। साल 2015 में पीएम मोदी यूएई दौरे पर गए। ये 34 साल बाद भारत के किसी पीएम की ओर से पहला दौरा था। पीएम मोदी जब अबू धाबी पहुंचे तो प्रोटोकॉल तोड़कर क्राउन प्रिंस ने उनकी अगवानी की। पीएम मोदी ने अबू धाबी में हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। यूएई दौरे पर पीएम मोदी शेख जायद मस्जिद भी गए। साल 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह में यूएई के क्राउन प्रिंस मुख्य अतिथि थे। इसी साल यूएई में हुई ओआईसी की मीटिंग का भारत मुख्य अतिथि बना। अबू धाबी की अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा बनी हिंदी। सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में गांधी जायद डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया। दोनों देशों ने अपनी मुद्राओं में व्यापार करना तय किया। यूएई और भारत ने नागरिकों के लिए वीजा नियमों में छूट दी। प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये पहला सम्मान नहीं है। इससे पहले इसी साल फरवरी महीने में दक्षिण कोरिया ने भी सियोल शांति पुरस्कार से पीएम मोदी को नवाजा था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया था। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और निजी टिप्पणी करते हुए उनके वैवाहिक जीवन पर भी सवाल उठा दिए। कभी बुजुर्गवार आपके परिवार में झगड़ा हुआ तो आप थोड़ा झूठ बोल बाल के समझौता करा देते हो कि नहीं करा देते? भैया ये झूठ नहीं बोलता, इसने आज तक सच नहीं बोला। बच्चों को क्या कहते हो? बेटा सच बोला कर। इसकी माँ बाप ने नहीं सिखाया। ये महिलाओं का बड़ा पक्षधर है। 3 तलाक। अपनी पत्नी को एक बार भी तलाक नहीं बोला, छोड़ दिया। भोपाल में आज इंडिया न्यूज का मंच था और इसके लिए इकट्ठे हुए राज्य भर से हमारे तमाम संवाददाता जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट भेजते हैं। आज उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल। आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज के तमाम संवाददाता हर जिले से, हर कस्बे से यहां पर आए हुए हैं। उनमें से कुछ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले हेमंत, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत कहाँ गए? हेमंत, मुझे यह बताइए कि कमलनाथ सरकार के 100 दिन के कामकाज का यहां की जनता पर क्या असर पड़ रहा है? क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है या उनको लग रहा है कि कमलनाथ ने जो वादे किए थे 100 दिन में कम काम पूरे हो पाए? दीपक जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो लेकर के कमलनाथ सरकार आई थी किसानों के लिए कर्ज माफी का, जिसको कि सक्सेसफुली उनका कहना लॉन्च कर दिया गया है। कई किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। काफी लोगों को काफी सारा पैसा उनके खाते में दिख रहा है। उनको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। वहीं भाजपा का यह आरोप है, भाजपा ने कुछ सर्टिफाइड उन लोगों को ढूंढ लिया है जिनके कर्ज अभी तक माफ नहीं हुए हैं। उनको लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको भुनाने की 100 दिन में ही कोशिश की जा रही है। तो लगता है कि भाजपा का कहना है कि 100 दिन में सब काम हो, कांग्रेस का कहना है कि हमें अभी समय देने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव ठीक सामने है। मुझे ये बताइए अजय, आपके यहां पर, आप मंदसौर से आते हैं और वहां पर गोली कांड हुआ था। क्या किसानों की क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि वहां पर गोलियां चल जाएं? क्या उसकी हकीकत की? क्योंकि बीजेपी कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिनके चलते गोलियां चली। देखिए, यह अब तक क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो पाई कि गोली जो है असामाजिक तत्वों ने चलाई थी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती रही और कांग्रेस बीजेपी पे लगाती रही। अभी मसलन हमने देखा होगा कि विधानसभा में जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें कहा गया था और उस रिपोर्ट में फिर गृह मंत्री बदल गए थे। तो अभी भी जो स्थिति बनी हुई है, और मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं वहां पर 8 विधानसभाओं में से 7 बीजेपी ने जीती है। उसका सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो कारण ये लगता है कि कांग्रेस ने, जैसा कि जिस तरह से हमलावर कांग्रेस चुनाव से पहले बीजेपी पर हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो कांग्रेस से एक्शन चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 100 दिनों में कोई एक्शन दिया नहीं है। जो भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस करती थी बीजेपी का, लेकिन भ्रष्टाचार पर कांग्रेस की अब तक
कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और मंदसौर सबसे बड़ा जो हॉट पॉइंट रहा था राजनीति का, वहां पर भी यही दस्तक रही कि कहीं कांग्रेस ने अब तक भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मंदसौर में बड़े बड़े घोटाले हुए और कार्रवाई नहीं होना तो जनता को कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है कि क्या कमलनाथ सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्ज बांटने के लिए ही बनी है। तो सवाल यह है कि क्या 100 दिन से ज्यादा का वक्त देना चाहिए? आदर्श मुझे यह बताइए कि क्या 100 दिन कम है? क्या जनता इस बात को समझ पाएगी कि 100 दिन जो कमलनाथ को मिले वो कम है? लगता है जो समय है अभी की जो समय चल, क्योंकि कमलनाथ लगातार बात कर रहे हैं कि उन्होंने 84 दिन में बहुत से काम कर दिए हैं, अपने कई वादे पूरे कर दिए हैं, 70 दिन में 84 वादे उन्होंने पूरे कर दिए, तो उनके लिए समय कम है। और कई मंचों पर कमलनाथ आज भी ये कहते आ रहे हैं कि मेरे पास समय कम है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये चीजें कर चुका हूं, आप मुझे और समय दीजिए तो मैं और चीजें करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो घमासान चल रही है कमलनाथ को लेके और दिग्विजय को लेके भोपाल, क्योंकि हम भोपाल से बिलोंग करते हैं, तो भोपाल में सबसे बड़ी घमासान अभी तो यही है कि दिग्विजय और कमलनाथ के बीच जो एक डिस्प्यूट नजर आता है, जिसको लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा भी रही है और ये चर्चा अब ऊपरी लेवल तक नजर आती है। मुझे ये बताइए अजय, आपकी मध्य प्रदेश के अंदर क्या मोदी की लहर और मोदी का नाम दिखाई दे रहा है? जी हाँ, जिस हिसाब से हम लोगों ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बनाने गए थे ग्राउंड जीरो पर, तो हर किसान का या जो भी लोग हैं क्षेत्र के जो गरीब तबके लोग हैं, उनका कहना है कि मोदी को तो हम अगेन वापसी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी का प्रभाव तो देखने को मिल रहा है। इससे ये लग रहा है कि मोदी की सरकार की वापसी हो सकती है केंद्र में। मोदी सरकार की वापसी हो सकती है। ग्राउंड लेवल पर लोग क्या कहते हैं? मोदी सरकार ने जो कामकाज किया है उसको लेकर क्या सोचते हैं? 5 साल के मोदी सरकार के काम को लेकर लोग क्या खुश हैं? हाँ, लोगों का यह कहना है कि जो कार्य हुए हैं उनसे हम संतुष्ट हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें जो फायदा मिला है, टंकी का फायदा, गैस की टंकी का फायदा, और भी कई फायदे मिले हैं, भूमि मकान के फायदे मिले, इन चीजों को लेकर के और उनका ये कहना है कि यदि मोदी सरकार वापस से आती है तो आने वाले समय में हमें और भी फायदा मिल सकता है। बीजेपी संगठन क्या इतना मजबूत है मध्य प्रदेश के अंदर कि वो मोदी सरकार के पक्ष में अगर कोई माहौल है तो उसको वोट में परिवर्तित कर? जी बिल्कुल, लगता है कि ग्राउंड जीरो पे जो हमने देखा है कि बीजेपी को लेकर संगठन जो है पूरा मजबूत है और वो उसको तैयारी में लगा हुआ है कि मोदी को लहर में पूरी लहर बने, मोदी की पूरी लहर बने, इसकी बात हो रही है। आपने क्या देखा? आपने जब ग्राउंड पर देखा तो एसेस किया तो ये देखा कि लोगों को क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ये बात कहने की कोशिश की कि लोग अब सोच रहे हैं कि गलती हो गई, उन्होंने कमलनाथ सरकार को क्यों जितवा दिया, तो क्या इस बात की चर्चा लोग करते हुए दिखाई देते हैं? इस बात की तो चर्चा नहीं है, लेकिन मोदी जी के जो खिलाफ माहौल है, मोदी जी के पक्ष में जो माहौल है वो पूरे देश में माहौल है। मैं हर विधानसभा में गया हूं, मैंने हर विधानसभा में देखा है कि मोदी जी के पक्ष में ही सभी दूर माहौल है। लगता है आपको? लगता है, दिखाई देता है। जी दिखाई। क्या कहते हैं लोग मोदी जी के बारे में? लोग कहते हैं कि ठीक है, हम मोदी को देख के वोट देंगे, हम कैंडिडेट देख के वोट नहीं देंगे। मोदी को देखकर वोट देंगे, ये लोग गांव में कहते हैं। बिल्कुल, मोदी के प्रति जो आकर्षण, एक रुझान, आज के समय में एकमात्र मोदी ऐसा चेहरा नजर आता है। जो गांव में पुराने चेहरे थे, इंदिरा गांधी का चेहरा, नेहरू का चेहरा लोग भूल चुके हैं और एकमात्र मोदी का चेहरा है जो लोगों के सामने नजर आ रहा है। मोदी का चेहरा नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है बीजेपी अब इस कैंपेन को किस तरफ आगे ले जाएगी? क्या कमलनाथ सरकार पे हार्ड हिट करेगी या मोदी को एक ब्रांड के तौर पर बेचने की कोशिश करेगी? जी सर, ग्राउंड रिपोर्ट से अगर देखा जाए तो मोदी को बेसिक तौर पे ये उसकी विकास कार्य को लेके आगे बढ़ाएंगे, ना कि कमलनाथ सरकार से तुलना करके आगे बढ़ाएंगे। विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये आपको समझ आ रहा है। मुझे ये बताओ हेमंत, आपने कहा कि मोदी के काम को, मोदी के नाम को आगे बढ़ाएंगे। मोदी के काम के अलावा जो राष्ट्रवाद की बात है, जैसे एयर स्ट्राइक हो गई बालाकोट की, उसके बाद जो सैटेलाइट, एंटी सैटेलाइट मिशन हमने लॉन्च किया और हम स्टार वॉर की कैपेसिटी में आ गए, वो बात हो गई, या फिर हमने उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की, इस बात को लेकर क्या ग्रामीणों में भी चर्चा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब समझदार तबका इस बात पर बार बार चर्चा करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे मामले देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो गए थे, तब मोदी ने एक सटीक निर्णय लिया। देश के हित में इस निर्णय को माना जा रहा है। ये बातें निकल के ग्रामीण तक जा चुकी है। मीडिया के जरिए भी जब ये बातें काफी हाईलाइट हुई तो लोग इस बात को पसंद कर रहे हैं और मोदी राष्ट्रवाद के नाम पर भी एक बड़ा चेहरा बनकर के ग्रामीण क्षेत्रों से भी उभरने के, ग्रामीण क्षेत्रों से उभर रहे मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी ने 72,000 रुपए साल गरीब परिवारों को देने की बात की है। 5 करोड़ परिवार इससे इफेक्ट होंगे या 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, 12,000 की सबकी वो इनकम कर देंगे। क्या गांवों में इसकी भी चर्चा है? ये गांव में अगर देखा जाए तो गांव के जो लोग हैं वो तो समझते नहीं है, लेकिन टीवी के माध्यम से लोग जो ये जानना चाहते हैं कि ये आपने अभी बताया 72 लाख वाला, 72,000 वाला, तो उनके समझ में नहीं आती है। सबसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि वहां पे अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए, सबसे पहले जो है बेरोजगारी का मुद्दा जो है सबसे अहम रहा है और मोदी लहर है, लेकिन बेरोजगारी है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में समझ में नहीं आती है। सबसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि वहां पे अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए, सबसे पहले जो है बेरोजगारी का मुद्दा जो है सबसे अहम रहा है और मोदी लहर है,
लेकिन बेरोजगारी है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मोदी द्वारा जो है मकान बनाए गए हैं और हम लोगों को इतना फायदा दिया है। और दूसरी तरफ कमलनाथ की अगर बात की जाए तो कमलनाथ सरकार ने जो किसानों को कर्ज माफी की बात कही, तो कुछ लोग ऐसे हैं, जो कुछ किसान ऐसे हैं जिनको कर्ज माफ नहीं हुआ, तो वो जो है बार बार जो है आरोप लगाते कि कमलनाथ जी ने जो है गुमराह किया और हम लोगों को जो है हमारे खाते में पैसे नहीं आए। यही तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू सिटी ऑफ लेक्स, यानी झीलों के शहर भोपाल में आपका स्वागत है। भोपाल की राजनीति भी गर्म है, मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म है और पूरे देश की राजनीति गर्म है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण लेवल पर भी वही मुद्दे चल रहे हैं, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मुद्दा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे 72,000 रुपए सालाना गरीब परिवारों को देने का मामला हो। जाहिर सी बात है सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और इस बार मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद आई है, इसलिए वो जी तोड़ कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी, जिसका संगठन मध्य प्रदेश में बेहद मजबूत है, वो मोदी के नाम को और मोदी के काम को एक बार भुनाने की जरूर कोशिश करेगी। नहले पे दहले में हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल से आज के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।